चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, ठीक? और उसमें जो आपको मैं नोट्स दूंगा, तो जो टेबल्स हैं बेसिकली, उस दिन तो मैंने टेबल्स बना ली थी, प्रेजेंटेशन में सेव करना भूल गया, है ना? तो मेन वो जो टेबल है इंग्लिश मीडियम वालों को, अगर वो हिंदी में टेबल दे दूं कि भाई उसमें कितने प्रेसिडेंट थे, मतलब किस कमेटी का कौन मेंबर था, कौन उसका चेयरमैन था, वो चल जाएगा आप लोगों से? बताइए सभी लोग, अदरवाइज फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? सभी को? हाँ। तो अब बात ये आती है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेन चीजें आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी बुक होती है, तो बुक के बारे में आप जैसे कोई बुक परचेज करते हैं, राइटर उस बुक के बारे में थोड़ा सा एक रिव्यू देता है कि भाई इस बुक में ये मिलेगा। फिर आप इंडेक्स खोलते हैं, फिर आप वहां पे इंडेक्स में बहुत सी चीजें देखते हैं, फिर आप उसके बाद चैप्टर वाइज आगे बढ़ते हैं, है ना? अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो एक जो राइटर का ओपिनियन है बुक को लेके, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। यही आगे जाके क्या बनता है? प्रियम्बल बन जाता है या प्रस्तावना बन जाता है। याद आ रहा है आपको? अब इशू ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है या प्रस्तावना जो है, वो एक मिक्सचर, मतलब आप संविधान को सिर्फ और सिर्फ या कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए प्रियम्बल मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, वो बहुत इजी है, आसान याद करना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और ये सब कुछ होते हुए और लास्ट में आके जो है 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949 को इसको जो है अडॉप्ट करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और मार्किंग करते हैं। वो याद करना आसान है ना? लेकिन क्या है कि ये प्रियम्बल कैसे बनी, या प्रियम्बल को लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या इशू रहे, केशवानंदन भारती केस क्या हुआ, ये सब चीजें जब जान जाएंगे तब हमारे लिए प्रियम्बल जानना आसान है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई हम लोग जूस पी रहे हो, राइट? और जूस पीने के बाद हमसे पूछा जाए कि बताओ इस जूस में क्या क्या था, मतलब इसमें जो है वेजिटेबल्स थी या सिर्फ फ्रूट जूस था? अगर फ्रूट जूस था तो फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट थे? और अगर फ्रूट जूस और वेजिटेबल का मिक्सचर बनाया गया था, उसमें वेजिटेबल कौन कौन सी थी? हमको एक एक चीज जाननी है। तो बेटर ये है कि हम जो है ऑलमोस्ट कुछ चीजें जान लें, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है, जिसे आप लोग मूल अधिकार बोलते हैं, है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टीपीएसपी हैं, ये सब कुछ चीजें और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इन सबको जानते हुए हम लास्ट में प्रियम्बल पे हैं। एकदम लास्ट में नहीं, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स को फिनिश करने के बाद हम प्रियम्बल पे हैं, तो प्रियम्बल पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि अभी मैं प्रियम्बल को क्यों कुछ समय के लिए स्किप कर रहा हूं, हम लोग आगे प्रियम्बल को पढ़ेंगे। भाई देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप प्रियम्बल को देखते हैं तो उसमें क्या होता है? सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है। अब ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है या पॉलिटिकल जस्टिस जो है ना, ये सब कैसे है? मतलब पॉलिटिकल जस्टिस आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दे रहा है, सोशल जस्टिस कैसे दे रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे दे रहा है? डीपीएसपी में दिखाई देगा, फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल जस्टिस दिखाई देगा, फंडामेंटल राइट में आपको सोशल जस्टिस दिखाई देगा। ये सब चीजें जब जान जाएंगे तो फिर ये आपके लिए डेटा बचेगा प्रियम्बल याद करने। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं आपको तो पॉलिटिकल जस्टिस दे दिया है, सोशल जस्टिस दे दिया, इकोनॉमिकल जस्टिस दे दिया, कैसे दिया है, क्या है, क्यों प्रोविजन है, तो ये जब हम पूरा चैप्टर जान जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, है ना, ये सब चीजें जब हम जान जाएंगे, उसके बाद हमारे लिए प्रियम्बल थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रियम्बल को समझना भी तो है हमको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे? जैसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कुछ बच्चे जिन्होंने इंडियन पॉलिटी, जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा, जिनका पॉलिटिकल साइंस उनको ठीक ठाक राइट आइडिया होगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली आपके जो है, मेनली इनको 6 तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। पहला हो जाता है आपका इक्वालिटी, है ना, समानता का अधिकार। ठीक, तो ये आपका 14 से 18 तक चलता है। ठीक, अभी हम लोग एक एक चीज को इलेबोरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स की क्लास आपकी काफी दिन चलेगी, एक दिन में नहीं होगा। मतलब मान के चलिए कि 10 से 12 लेक्चर्स, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, डिपेंड करता है कि
कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा वर्डिक्ट आ जाता है बीच में, कोई ऐसा जजमेंट आ जाता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, राइट? तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम से रिलेटेड राइट से हैं, ये आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक आप देखिए, जस्ट अभी कोई ज्वाइन हुआ। बेटा टाइम के विशेष ध्यान दिया करिए, थोड़ा सा मतलब फोन देखते रहा करिए, ठीक है ना? तो फ्रीडम से रिलेटेड जो राइट्स है आर्टिकल नंबर 19 से लेके 20 तक है, और इसमें आपका आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, ये आपका जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, है ना? तो इसको तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एलैबोरेट करने में। आर्टिकल नंबर 21 की अगर बात करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मतलब अगर आर्टिकल 21 आपको क्लियर है तो आपको बहुत कुछ क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में एक यूथेनेशिया, अभी 2017 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप लोगों के लिए तो बहुत पुरानी लग रहा होगा, मुझे लगता है जैसे कल की बात है। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था कि भाई जो इच्छा मृत्यु है, आपने लोगों ने देखा होगा जैन रिलीजन जो होता है, आपने देखा होगा सर लोग संलेखना करते हैं, हिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ रखी है, 6th सेंचुरी बीसी में संलेखना करते हैं, मतलब वो सब कुछ खाना पानी छोड़ के जो है मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं, है ना? तो ये जो संलेखना है, आप अपनी इच्छा से मृत्यु, इच्छा मृत्यु का अधिकार क्या फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट हो सकता है। टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 की जिस्ट यही है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिल रहा है तो वो जो है रूल ऑफ लॉ के थ्रू मिलेगा। अगर उसने मान लीजिए कुछ ऐसा ऑफेंस किया है जो सेक्शन 302 आईपीसी में आता है फॉर एग्जांपल, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा कैपिटल पनिशमेंट, जैसे आपका सेशन कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट देगा, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट उसको चैलेंज करेगा, हाई कोर्ट उसको फिर से फॉलो करा देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे। एक प्रोसेस है। किसी भी व्यक्ति को उसकी जान से या उसकी लाइफ से रूल ऑफ लॉ के थ्रू हटाया जा सकता है। आप किसी को डायरेक्ट मार नहीं सकते, लेकिन जो पर्सनल लिबर्टी है, एक आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है और उसको हम वेंटिलेटर के सपोर्ट के थ्रू जबरदस्ती जिंदा रखे हुए हैं, तो क्या ये चीजें मतलब इच्छा मृत्यु हो सकती है पर्सनल लिबर्टी के अंदर? आदमी जीना नहीं चाहता, आपको बहुत बुरी तरीके से कैंसर हो रखा है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, इवन आप चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, आप दिन पर दिन रोज ऊपर से ऊपर वाले से सामना कर रहे हैं कि मुझे मौत दे दो। तो जो पर्सनल लिबर्टी है उसमें क्या इच्छा मृत्यु को रखा जाए कि नहीं रखा जाए? ऐसे बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स। आर्टिकल 21 थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्लासिफिकेशन है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 तक, है ना? अगर किसी व्यक्ति को आपने, जैसे कोई पर्सन है ना, और आपने उसको अपने जॉब में रखा, राइट, दिहाड़ी पे रखा, जैसे मान लीजिए आपका घर बन रहा है और आपने एक लेबर को रखा और आपने सुबह से लेकर उस तक शाम तक काम कराया और आपने उसको जो है लेबर कॉस्ट नहीं दी, तो आपने उसे बेगारी करवा ली, एक्सप्लॉइटेशन कर दिया आपने उसका। तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया, या जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, आपने किसी व्यक्ति का जो है उस बच्चे को बेच दिया, उसके ऑर्गन्स को बेच दिया, तो ये सब राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के अंडर में आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 के देखेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, समझने ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक आता है आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेके 28 तक आप जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जो इंडियन टेरिटरी है वहां पे अपने जो है रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसको जो है लोगों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग जो होते हैं अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, सिखिज्म अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, हालांकि उनके ऊपर किसी के ऊपर आरोप लगता है कि भाई ये रिलीजियस कन्वर्जन प्रमोट करके करा रहे हैं। आदमी अपनी खुद से इच्छा से करता है तो फिर वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना?
तो यहाँ पे इन सब चीजों की चर्चा होगी, इससे जुड़े हुए मतभेदों को लेकर चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है ना? क्योंकि हमने जो है, अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो या दूसरा वीडियो देखा हो इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमारे लिए हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी का जो है जीएस पेपर 2 का मेंस का सिलेबस देखेंगे, तो कंपैरिजन करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से, कंपैरिजन भी करता हुआ। तो हम इसमें हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स कहाँ से आए हैं, इंस्पायर्ड कहाँ से हैं, किसी राइट का कौन सा एक सेगमेंट किसी कंट्री से इंस्पायर्ड है कि नहीं है, उन सब चीजों को भी देखेंगे। और वहां पे किन परिस्थितियों में एक्सेप्ट किया गया, हमारे यहाँ किन सर्कमस्टांसेस में उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, हम क्या उसको हूबहू पूरा ले रहे हैं। तो ये कंपैरिजन हम साथ ही साथ करते चलेंगे, तो दैट आपका प्री और मेंस जो है दोनों होता चले, ठीक है? फेयर एक्ट है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा फेयर एक्ट के हिसाब से पढ़ने वाले लॉ के लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। हमारा हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक हम पूरा चलेंगे, हम अपने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कुछ चैप्टर्स को आगे पीछे करेंगे, राइट? ये चीजें क्लियर हो रही है आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है हमारे विजन में? ठीक है। फिर आपका आता है कि राइट टू, इसको कुछ लोग राइट टू माइनॉरिटी भी बोलते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटी भी बोलते हैं, सॉरी राइट ऑफ माइनॉरिटी बोलते हैं, और इसको कुछ जगह ऐसा भी बोला जाता है। ऐसे यही चीज है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, किसका? माइनॉरिटीज का, ठीक है? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटीज वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है? तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, तो ये भी जो है इसको माइनॉरिटीज के लिए होता है, जिसको राइट ऑफ माइनॉरिटीज भी लोग बोल देते हैं, ठीक है? फिर आपका लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, आर्टिकल नंबर 32। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 31 कहां मिसिंग? तो 31 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें मेजरली फसपा की बात होती है, या जैसे कि आपका आर्मी रूल की बात होती है, वो एक अलग चीज है। उसको हम लोग जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, और फिर 32 जब पूरा हो जाएगा तब हम जाके 31 को देखेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट? फंडामेंटल राइट्स में आप लोग जानते हैं कि चैप्टर 3, इसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 3 है, और बीएस यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। बिल ऑफ राइट्स इसको बोला जाता है, ठीक है? ओवरऑल इसको बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड माना जाता है कि इसमें बहुत से सेगमेंट्स रहते हैं जो हमें अलग कंट्री से भी जाती है, पूरी तरीके से भी नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हम बात करते हैं, चैप्टर 33 की बात करते हैं, तो ये आपका चालू होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है? उसमें ये जो मेनली है ये फंडामेंटल राइट्स है। 14 से 18 हो गया, है ना? ये आपका हो गया इक्वालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी हो गया, फिर आपका हो गया राइट टू फ्रीडम हो गया, 19 से 22 तक हो गया, ठीक? तो 12 आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, और फिर आपका आर्टिकल 33, 34 और 35, इन सब चीजों की चर्चा अलग से की जाएगी। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 को देखेंगे, ठीक? अभी हम लोग बात करते हैं कि देखिए सीधी सी बात है कि जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जब प्रेमल को ध्यान देते हैं तो उसकी पहली लाइन क्या लिखी हुई है? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? पीपल ऑफ इंडिया, डिटेल नहीं जाना है, हम भारत के लोग, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी जल्दी आ रही है मतलब? बाकी लोग बताएं, सभी को मेरी वॉइस फास्ट फास्ट बोल रहे हैं? बाकी सबको आ रही है? एक ना बोलो, बाकी लोग बोलो। वंदना, ऋचा, अदिति, ऋषिका, आप सबको मेरी, अच्छा किसको क्रैक हो रही है, किसको किसको क्लियर आ रही है वो बताए? अभी ठीक है? तो 5G प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है?
ठीक है ना? तो अगर अच्छा, प्रियम्बल की अगर हम लाइन स्टार्टिंग की लाइन देखते हैं, है ना? और लास्ट लाइन तुमको पता है कि भाई जो है 26 नवंबर 1949 को हमने जो है इसको अपने लिए खुद से बनाया है, अडॉप्ट किया है, खुद पे लागू किया है, ठीक? मतलब कुल मिला के ये कि पहली लाइन क्या बता रही है कि हमने अपने लिए संविधान खुद बनाया है। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सोवरेनिटी किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। हालांकि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखा कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया वहां पे पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोट नहीं डाल रहे थे, ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, फिर भी जो है आपने देखा कि 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वहां पे एक्सपीरियंस में लिया गया, फिर हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा गया, तीन तीन बार जो है उसको पढ़ा गया, तीन तीन बार उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, तीन सेशंस भी इसके ऊपर चले, है ना? तो ओवरऑल क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब अगर हमने बनाया है, अगर मान लीजिए मैं अपने लिए कोई घर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या मान लीजिए मैं और देवान या हम सब बच्चे मिलकर एक कॉमन घर बना रहे हैं, सीधी सी बात है कि हम उसमें अपने लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करेंगे कि भाई ये अलग ग्राउंड ग्राउंड लेवल का जो है बेडरूम हमारा होगा, उसके जस्ट बगल में ही जो है लिविंग रूम होगा, उसके जस्ट बगल में ही जो है पूजा का घर होगा या इबादत का कमरा होगा, बाकी सब जो हो हमें से कोई मतलब, हम इसमें कुछ अपने लिए स्पेशल प्रोविजन करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि जब वी द पीपल ऑफ इंडिया ने कुछ बनाया है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा विच इज फंडामेंटल राइट्स, है ना? आपको अच्छे से पता है कि 2/3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है, ठीक है? अब ये पूरी टेबल मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में कि किस किस कंट्री से क्या क्या लिया गया, वो आप लक्ष्मीकांत बुक में भी दे सकते हो, दैट इज फैक्चुअल डेटा, उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। हालांकि वो टेबल आपको एक साथ याद कर लीजिए, लेकिन हम आपको धीरे धीरे हर आर्टिकल में बताते हुए चलेंगे, फील कराते हुए चलेंगे, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि वो टेबल हमको डिस्कस नहीं की जा रही, वो याद करने की चीज है। तो एक चीज मान लीजिए, अगर फंडामेंटल राइट्स आपको ना मिलता, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सीएम का प्रोविजन है, पीएम का प्रोविजन है, प्रेसिडेंट का प्रोविजन है। तो सीएम और प्रेसिडेंट जो है, या गवर्नर पहले नहीं था, या गवर्नर जनरल पहले नहीं था, या वॉइसराय नहीं था, सब कुछ तो था। फंडामेंटल राइट्स ही है जो हमको 1935 के एक्ट से बहुत दूर ले जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है एक प्रेशर बनता है, गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट आपको पता है ना, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, क्या? आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपकी खुद की जुडिशरी। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू अपने गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स को डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है? इन तीनों के ऊपर वो फंडामेंटल राइट्स जो है नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं कि जो लेजिस्लेटिव है, जो कि आपकी विधानसभा है या आपकी जो पार्लियामेंट है, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है और सेंट्रल पार्लियामेंट है, वो कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, ऐसा रूल नहीं बना सकती। और अगर वो ऐसा रूल बना रही तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, कोर्ट देखेगा, ठीक? इवन जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकता है ना, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। लाइक जैसे कि अगर आपसे ये बोला जाए कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में, फॉर एग्जांपल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में, भाई पॉलिसी है ना वो तो, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक? एक्ट जरूर है लेकिन एक तरीके की पॉलिसी। या जैसे मान लीजिए कि आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना जो है उसमें बोल दिया जाए कि भैया ऐसा है कि आयुष्मान योजना के थ्रू जो है लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल से जब वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज होंगे तो वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वहां से नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल में डॉक्टर की परमिशन से निकला जाता है, आप गवर्नमेंट की परमिशन लेने का प्रोविजन नहीं लगा सकते। मतलब किसी भी तरीके से उसको वहां पे बाहर निकलने के लिए, या उसको एक तरीके से जेल में, एक तरीके जेल हो जाएगा ना आपकी। जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा होगा कोविड में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में कोविड फर्स्ट वेव में क्या हुआ, कोविड फर्स्ट वेव में यही हुआ कि भैया लोगों को स्टार्टिंग में जल्दबाजी में क्या किया गया कि एक सेंटर में भेज दिया गया कि आप यहीं पे रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक भी बात उठाई कि भैया तो फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है, आप कैसे किसी को इस तरीके की पॉलिसी बना के जो है बंद कर सकते हैं। तो वहां पे जो है गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर किया कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें एकदम फ्री नहीं कर देते हैं आपको। फंडामेंटल राइट्स में भी हम जो है कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, है ना?
और ये रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो संविधान में एक्सप्लेन किए गए। तो हमको रेस्ट्रिक्शंस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मतलब कुल मिला के कि फंडामेंटल राइट जो है वो उनका नेचर कैसा है, नेचर उनका कैसा है, वो टोटली एब्सोल्यूट है कि भैया जैसा दे दिया गया वैसा ही है, उस पर गवर्नमेंट जो है कुछ भी निगेटिव काम नहीं कर सकती, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, या फिर गवर्नमेंट जो है रिलेटिवली कुछ काम करे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट की हम लोग बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, है ना? एक लड़का जो दिल्ली में रहता है, जिसके फादर आईएएस अधिकारी है, ठीक है, और वो आईएएस एग्जाम दे रहा है। दूसरा लड़का जो है छत्तीसगढ़ के किसी ट्राइबल एरिया में रहता है और वो भी आईएएस एग्जाम दे रहा है। तो सीधी सी बात है, उनके बीच में एक इकोनॉमिकल गैप है, एक एजुकेशनल गैप है, मतलब कुल मिला के फैमिली बैकग्राउंड का एक बड़ा गैप है। ऐसे में वो दोनों जो है एक ओपन कॉम्पिटिशन में एक साथ कैसे कूद सकते हैं? अगर यहाँ पे आप इक्वालिटी एब्सोल्यूट इक्वल कर देंगे, भाई यूपीएससी के सामने सभी बच्चे बराबर इंडिया के, एब्सोल्यूट इक्वालिटी अगर दे देंगे, आप अपनी पॉलिसी में एब्सोल्यूट इक्वालिटी दे देंगे, सीधी सी बात है कि इस एब्सोल्यूट इक्वालिटी में दिल्ली का बच्चा ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा और छत्तीसगढ़ का बच्चा पीछे रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस एब्सोल्यूट इक्वालिटी ने इनइक्वालिटी को प्रमोट कर दिया। ठीक, एब्सोल्यूट मतलब होता है निरपेक्ष, हिंदी में बोलते हैं इसको निरपेक्ष, ठीक है? तो रिलेटिव होता है, फंडामेंटल राइट्स जो है बाय नेचर रिलेटिव। हम लोग एक एक चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि भाई हम लोग किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं आगे? सभी को कोई डाउट? ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग एक चीज ये भी देखेंगे कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल डीपीएसपी, फंडामेंटल हो गया डीपीएसपी, ठीक है, चैप्टर 4 आपको पता है, चैप्टर 3, ठीक। और इन सबके बीच में क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन है, इन सबको अलग अलग क्यों रखा गया है? डीपीएसपी में जो है राइट टू जॉब, मान लीजिए डीपीएसपी में राइट टू जॉब जैसा कोई चीज नहीं है, लेकिन राइट टू जॉब जो है वो इकोनॉमिकल एक साउंड करता है हमारे लिए, इकोनॉमिकल साउंड हमको देता है, तो फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रखा गया? राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रखा गया? मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते थे कि जब देखिए बता बोलते क्या थे, सीधी सी बात है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि देश धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उस डेवलपमेंट में क्या है कि हमारे इकोनॉमिकल सोर्सेज का ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा मिसयूज कर लिया, है ना? जब इंडिया आजाद होता है तो ग्लोबल जीडीपी का ओनली 2% इसके पास होता है। तो इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट में राइट टू हेल्थ का फंडामेंटल राइट दे देगा सभी नागरिकों को, हालांकि आज स्टेट कैपेबल हो रहा है, आयुष्मान भारत जैसी योजना लेके आ रहा है। अभी अगर फायदे को देखा जाए, दोनों ही गवर्नमेंट के, कांग्रेस के फायदे को देखें या बीजेपी के फायदे को देखें, तो दोनों ही लोग इस तरीके के फायदे कर रहे हैं कि भाई अगर सरकार में दोबारा आते हैं तो 70+ एज के जितने भी लोग होंगे उनको जो है आयुष्मान भारत की योजना के थ्रू जो है राइट टू हेल्थ का राइट दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयुष्मान भारत योजना में जो बीपीएल लोग हैं उन्हीं के लिए प्रोविजन है। हालांकि प्रैक्टिकली लोगों ने मिसयूज करके बनवा लिया है अपना आयुष्मान कार्ड, कोई नहीं है, लेकिन बीपीएल होना चाहिए 2011 की सेंसस के बिहाफ पे, ये उसका की प्रोविजन है। अभी वो बोल रहे हैं कि 70 की एज से ऊपर के जो लोग हैं, भले ही बीपीएल हो चाहे ना हो, मतलब बीपीएल से थोड़ा ऊपर के हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो क्या उनको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि देखिए बीपीएल नहीं है लेकिन बूढ़े हैं, क्या वो कैपेबल हैं? आपको अच्छे से याद होगा कि पता भी होगा कि 2004 के पहले पेंशन मिलती थी, 2004 के बाद ज्वाइन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो 2004 के बाद के जो ज्वाइनिंग होगी वो मुश्किल से 55-53 साल के होंगे, तो कभी तो एक टाइम आएगा कि जब वो 70 साल के होंगे, उनके पास जो है पेंशन नहीं होगी, अगर उन्होंने कोई पेंशन प्लान अलग से परचेज नहीं किया है ना? तो ऐसे में बूढ़े लोगों को भी जो है वो इकोनॉमिकल राइट्स मिलने चाहिए। फंडामेंटल राइट में अगर राइट टू हेल्थ अगर रख देंगे, जब संविधान बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है कब? 1950 में, और उस टाइम पीरियड में अगर हम फंडामेंटल राइट में राइट टू हेल्थ अगर रख देंगे, आप सोचिए कि स्टेट के ऊपर कितना इकोनॉमिकल प्रेशर आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते थे इट्स पोस्ट डेटेड चेक, डीपीएसपी जो है पोस्ट डेटेड चेक है, जब राज्य कैपेबल होगा उस हिसाब से अपने आप से देता चला। तो ये पॉजिटिव साउंड कर रहा है राव, इसके लिए, स्टेट के लिए। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट को मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये निगेटिव साउंड करता है, स्टेट के ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि भाई आपको किसी भी परिस्थिति में
भारत के लोगों को राइट टू फ्रीडम देना ही पड़ेगा, रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है आपको? तो हम लोग जो है इन चीजों को थोड़ा सा जब तीनों चीजें पढ़ लेंगे तो लास्ट में इनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या रिलेशन हो सकता है और क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना? क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में इसीलिए बोला गया कि भाई संविधान जब बन रहा है 1950 में, हो सकता है कि एट द टाइम्स कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनको आगे की फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस हैं जिनको कॉन्टेम्परेरी या समकालीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं समझ पा रही है, लेकिन हाँ अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो उसमें अमेंडमेंट करके चीजें जोड़ी जा सकती है। और आपने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से भी ज्यादा जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं, आपको इतना तो चीजें पता ही होगी, है ना? तो अमेंडमेंट करके संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करना है, भले ही आप बाकी चीजें कितनी भी चेंज करो। ये केशव नंदन भारती केस में भी स्टेब्लिश हो चुका है। तो वही चीजें हैं कि जब हम इन चीजों को जान जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स को जान जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को जान जाएंगे, डीपीएसपी को जान जाएंगे, तब हम जानेंगे इनके तीनों के बीच में क्या रिलेशन है और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या इनमें और चेंजेस होने चाहिए। डॉक्टर भीमा अम्बेडकर ने भी पोस्ट डेटेड चेक बोला, डीपीएसपी को बोला। तो यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हाँ हम किस चीज पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 की बात करते हैं, अनुच्छेद 12। ठीक, इसमें कुछ और नहीं है, स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। स्टेट मतलब राज्य। ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना, क्या राज्य को एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना मानेंगे? बताइए, मैं आपको फर्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं, जो बच्चे पढ़े हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ना चाहिए। आप बताइए कि स्टेट को एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना माना जाना चाहिए? बताइए क्या माना जाए? मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसको हम एब्स्ट्रैक्ट माने या टेंजिबल माने? एब्स्ट्रैक्ट को मैं और थोड़ा हिंदी में बोल दूं, अमूर्त, और टेंजिबल मूर्त। मूर्त मतलब जो दिखाई देता हो, जो विजिबल हो, और एब्स्ट्रैक्ट जो कि अमूर्त हो, मतलब जो विजिबल ना हो, जो दिखाई ना दे। तो स्टेट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है। इसको हमने जब क्लासिफाई कर दिया, इसके तीन ऑर्गन्स बता दिए, क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और साथ ही साथ क्या? जुडिशरी। तब जाके हाँ दिखता, हाँ ये संसद है। तो यही जो है स्टेट में गलत लग गया यहाँ पे, मतलब राज्य, ये एब्स्ट्रैक्ट और टेंजिबल जो मैंने आपको बोला ये, हाँ ठीक है, राज्य या गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं इसको। गवर्नमेंट एक टेंजिबल फिनोमिना है या एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना? तो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं ये। ठीक है, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये हमको दिखाई देती है लेकिन फील नहीं होता। गवर्नमेंट हर जगह फील नहीं होती। गवर्नमेंट हमको सीधे अगर रोड पे दिखाई देता है तो पुलिस दिखाई देती है जो आगे कंट्रोल करती है हमारी। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? तो बात ये आ रही है कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने आपको अभी बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रेशर बना रहा है कि भाई आप हमारे नागरिकों को आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 30 तक, और एक जो है आर्टिकल नंबर 32, ये कोर्ट से बोल रहा है, इतना आप हमको देंगे। स्टेट के ऊपर ये पूरा प्रेशर बन रहा है कि ये आप हमारे नागरिकों को, सिटीजन को देंगे, किसी भी परिस्थिति में इसको आप सुनिश्चित करेंगे। अगर सिर्फ कहीं भी वॉल्यूशन होता है तो जो आपकी जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल नंबर 32 और 226 के थ्रू जो है आपका हाई कोर्ट जो है वो रेमेडी देगा, किसको? सिटीजन्स को। तो एक निगेटिव वर्ड जो बन रहा है स्टेट पे, तो सबसे पहले बात यही आती है कि भैया स्टेट क्या है। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डिफिनेशन मिली है, और जो आर्टिकल नंबर 12 में डिफिनेशन बता रही है वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 3 के लिए लागू हो रही है। टीपीएसपी में स्टेट की डिफिनेशन फिर से बताई जाती है। हालांकि क्या है कि दोनों डिफिनेशन में कोई बहुत फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं, मैं आपसे कहूंगा 99.9% सेम है, लेकिन फिर भी
आर्टिकल 12 की जो डिफिनेशन है वो चैप्टर 3 के लिए लागू होती है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि पहली बात तो ये कि सेंट्रल की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, फिर दूसरा वो कह रहा है कि स्टेट की गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर किसी स्टेट में, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों है, किसी किसी स्टेट में दोनों नहीं है, ठीक। और फिर वो तीसरी चीज बोल रहा है कि लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज या स्थानीय प्राधिकारी। अभी इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 तो क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। और चौथा वो बोलता है आपका अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज मतलब अन्य प्राधिकारी। अब सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपको बताने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो आप पूछिए कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपको पता है, पार्लियामेंट क्या है ये भी आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है ये भी आपको पता है, लेजिस्लेटिव असेंबली पता है ये भी आपको पता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपको पता है। लोकल अथॉरिटी जो है ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी व्याख्या की जा सकती है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है इंडिया में जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है और सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मैं आपको बता चुका था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब मैं फीचर्स आपको बता रहा था। और जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होती है वहां पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है राइट मिला है क्या, भारत के संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का। आप देखिए 1935 का एक्ट भी यही कह रहा था कि जो फेडरल कोर्ट है उसको लॉ को एक्सप्लेन करने का राइट है। कह रहा है सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? भूल गया मैं, बस हो गया। क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? सभी को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सभी को? बीच में क्या मीटिंग लेफ्ट हो गई थी क्या? कहां तक आप लोग पहुंचे थे? एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना तक हो पाया था? काफी कुछ बता दिया। चलिए कोई बात ठीक। मैंने आपको बताया कि जो है स्टेट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, मतलब वो अमूर्त है, हमको दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं है हमारे लिए। टेंजिबल तो बिल्कुल आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है ना। तो हमने क्या किया कि स्टेट को एक्सप्लेन किया। आर्टिकल नंबर 12 जो है वो बताता है कि भाई जो कुछ भी रूल्स हैं, आपने ये जाना कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनमें क्या होता है कि स्टेट के ऊपर एक निगेटिव प्रेशर बनाते हैं
कि भैया आप हमारे सिटीजन को ये राइट देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट के ऊपर एक प्रेशर बनाता है, तो सीधी सी बात आती है कि फिर स्टेट है क्या। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट्स को एक्सप्लेन किया गया कि भाई राज्य क्या है, स्टेट क्या है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 12 बता रहा है इसकी डिफिनेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे लोग विधानसभा बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। किसी किसी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद नहीं होती, जैसे हमारे यूपी में है, एमपी में नहीं। ठीक। फिर साथ ही साथ वो बोला लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय प्राधिकारी इसको बोलते हैं हिंदी में। और फिर होता है आपका अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी। तो आपको अच्छे से पता है कि 1935 का जो एक्ट आया था उसमें बोला गया था जो फेडरल कोर्ट होगा, फेडरल कोर्ट को राइट दिया गया था किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, वायसराय के लिए किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने में। हमारे यहाँ फिर हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के या अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को पढ़ा था, हमने जाना था कि हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पूरी तरीके से एक अलग बॉडी है, वो लेजिस्लेटिव के अंडर में नहीं है, लेजिस्लेटिव के पैरेलल चल रही है। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट को ही राइट मिला है क्या, एक्सप्लेन करने का, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का। ठीक। जब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है अपने वेरियस वर्डिक्ट्स में या बहुत तरीके के जो उसके जजमेंट्स आए हैं उसमें क्लियर करेगा कि भाई लोकल अथॉरिटी क्या है और आपकी अदर अथॉरिटी क्या है, अन्य प्राधिकारी क्या है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो क्लियर किया कि भाई लोकल अथॉरिटीज को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे कि आपका नगर पालिका हो जाता है, नगर निगम आपने सुना होगा, अपने कानपुर में नगर निगम है, ठीक है, केडीए है, ठीक है, कैस्को है, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है ना, कॉर्पोरेशन इस तरीके का है। फिर विलेज में अगर हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायतें हैं। तो लोकल अथॉरिटीज आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, ग्राम पंचायतें हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है लोकल अथॉरिटीज में आ जाती है। मेन इशू आता है कि अदर अथॉरिटीज में किसको माना जाए, आखिर किसको हम लोग अदर अथॉरिटीज में माने और किसको ना माने। ठीक है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए अपने। ठीक है, हमको ये जजमेंट याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अदर अथॉरिटी में बताया कि भाई किसको जो है हम गवर्नमेंट का पार्ट माने या स्टेट का पार्ट माने या ना माने। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ तरीके की क्लासिफिकेशन किया। पहला ये, अगर किसी भी अदर अथॉरिटी में, ठीक है, कुछ ऐसा फाइनेंस का मसला जुड़ा हुआ है, पैसे का जुड़ा हुआ है, मतलब फाइनेंशियल चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि स्टेट के कंट्रोल में है, ठीक है, या गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट कंट्रोल में है, तो फिर हम जो है उसको मान लेंगे। जैसे कैसे, आप लोगों को पता होगा कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 21A में। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ। और इसमें आपने देखा होगा कि क्लास 5th तक के बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वहां पे आपने मिड डे मील का कॉन्सेप्ट सुना होगा। मिड डे मील का खाना बच्चों को मिलता है, याद आ रहा है आपको? ये चीजें पता होगी आपको। तो क्या होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ एनजीओ को हायर किया, ये अदर अथॉरिटीज में ही आ रहा है, एनजीओ को हायर किया कि भैया आप जाइए, हम आपको पैसा दे देंगे और आप इस पैसे का यूज जो है इन गवर्नमेंट स्कूल्स में खाने के लिए देंगे, बच्चों को खाना प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे। यूपी में क्या होता है कि कभी कभी जो है स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो लेट आ रहे हैं, कैसा क्वालिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें हैं। मैं यहाँ पे किसी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने एनजीओ को दिया। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन और ऐसी कोई भी चीजें जहां के फाइनेंशियल चीजें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो फिर वो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेट में कंसीडर करेंगे। यहां तक सबको क्लियर? ठीक। अगर मान लीजिए कोई अदर अथॉरिटी, ऐसी कोई अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस में काम कर रही है या पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, तो उसको भी हम स्टेट मानेंगे। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, है ना, ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी इसलिए बोलते हैं। ये क्या कर रहा है कि भाई जो है
आप जो क्रूड ऑयल लेके आते हैं उसको रेक्टिफाई कर रहा है, फिर पेट्रोलियम बना रहा है, फिर पेट्रोल जो है उससे आपका जो है वैसलीन अलग से निकाला है, तारकोल अलग से निकाला है, उसका प्यूरिफिकेशन कर रहा है। तो इसमें क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और फाइनेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो ओएनजीसी को भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक गवर्नमेंट अदर अथॉरिटीज के नाते इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट कंसीडर करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया अगर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसमें फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, या वो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीजों पे कुछ काम कर रहा हो, तो भी इसको हम लोग स्टेट, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डिफिनेशन दी गई है उसका जो पार्ट 4 है अदर अथॉरिटीज में उसको कंसीडर करेंगे। यहां तक सबको आ रहा है? किसी को कोई बाउंस तो नहीं मार रहा है? सभी को यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। साथ ही साथ वो कह रहा है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा दीपम का, इसको बोला जाता है हालांकि इसका नाम रख दिया गया दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, है ना। ये सब के सब क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पीएसयू, जैसे ओएनजीसी पीएसयू है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट ने क्या कर दिया कि जो कंपनियां अपने असेट से ज्यादा या मार्केट कैप से ज्यादा, मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि उनका जो जितना भी जुड़ा हुआ पैसा है मार्केट में, जितना भी उनका लिक्विड है वो, प्लस उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इन सब चीजों को मिला के जितनी भी वैल्यू बनती है उसका जस्ट 5 टाइम्स या 10 टाइम्स अगर प्रॉफिट कंपनी गेन कर रही है तो फिर वो महारत्ना में आ जाती है। ठीक है, अगर उससे थोड़ा कम दे रही तो मिनी रत्ना में आ जाती, नवरत्ना में आ जाती, अगर उससे थोड़ा कम दे रही तो मिनी रत्ना में आ जाती, और अगर बिल्कुल भी वो प्रॉफिट नहीं दे रही है तो फिर इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब उसके कुछ शेयर बेच देते हैं। तो कितना बेचा जाए, तो एक 51% तक की कैप लगाने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि भैया पूरी तरीके से इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। इसका हम लोग बात करते हैं 1991 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब की बात चल। तो 51% जो इसके शेयर जो होंगे वो किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास। कंट्रोलिंग उसकी होगी ना एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के हैं तो उसकी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल एसबीआई, फॉर एग्जांपल आपका पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक, ये सबके सब किस में आ जाएंगे, अदर अथॉरिटीज में कंसीडर किए जाएंगे। तो पहला क्या उसने बोला कि अगर उस अथॉरिटी का फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में तो फिर वो स्टेट में कंसीडर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो फिर वो जो है आर्टिकल 12 के थ्रू जो है अदर अथॉरिटीज में कंसीडर होगा, स्टेट में माना जाएगा। उसी तरीके से अगर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर नहीं लेकिन कुछ उसका पार्ट, पार्शियली भी उसका पार्ट जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो फिर उसको जो है हम लोग अदर अथॉरिटीज के थ्रू आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट में कंसीडर करेंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि जो हमने तीन चार तरीके की जो कैटेगरीज बताई है, एक ये भी उन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, जिसको मोनोपोली है, किसी चीज को लेके काम करने की मोनोपोली है और राज्य उस मोनोपोली को जो है प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल एचएएल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये क्या करता है, तेजस वगैरह बनाता है, फाइटर प्लेन वगैरह ये बनाता है, इसके पास एक मोनोपोली। या जैसे आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके पास भी मोनोपोली है, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा, डिफेंस से जुड़ा हुआ सारा का सारा काम डीआरडीओ या एचएएल ही करेगा, कोई तीसरा काम नहीं कर देगा। या आपका इसरो है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ सारा का सारा काम जो है वो इसरो करेगा, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर में घुस नहीं सकता। तो इसकी मोनोपोली है और ये मोनोपोली इसको स्टेट से, अगर स्टेट इसकी मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब आर्टिकल 12 में बनाया गया स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, कुल मिला के अगर ये दोनों इसकी मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो भी इसको स्टेट में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। आप ये बात, मतलब आप ओवरऑल इतना बात समझ लीजिए, जनरल चीज इतनी समझ लीजिए
कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ठीक, या ऐसी कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो आपका जो है लोकल अथॉरिटी हो चाहे अदर अथॉरिटी हो, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जहां पे स्टेट का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से स्टेट कंसीडर करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि ये सिर्फ 4 कंडीशंस नहीं होंगी, समय पड़ने पे हम इसमें टाइम टू टाइम अपने वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं और नीड के अकॉर्डिंग किसी कंसीडर को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई 4 फिक्स नहीं है, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंगली ये चीजें चेंजेस होती हैं, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे क्या निकल के आया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और इनके अधीन आने वाले या कोई ऐसी अथॉरिटीज जहां पे इनका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कंट्रोलिंग हो, किसी भी तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट हो, तो भैया फिर वो स्टेट में कंसीडर किया जाएगा। यहां तक सबको क्लियर? है ना? आवाज आ रही सबको? सभी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है? कैसा लगा? आप लोगों ने इतने दिनों से पढ़ा है, लोगों से पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, तो कुछ अलग लग रहा है आपको? एकदम अलग लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? हाँ, अच्छा ये ठीक है। एक चीज और भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि अगर कोई भी सोसाइटी, है ना, एक होता है हमारे यहाँ सोसाइटी, मतलब ये पार्लियामेंट ने रूल बनाया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू अगर कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, कोई भी सोसाइटी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, सोसाइटी मतलब हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, मतलब कुछ सेट ऑफ पीपल्स, ठीक है। इफ अ सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट whose expenses are borne by the सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई ऐसी सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बनी हो और उसके एक्सपेंसेस जो हैं, उसके जो खर्चे जो हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करे या जो है स्टेट गवर्नमेंट बियर करे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बियर करे, तो वो भी जो है स्टेट में कंसीडर होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, आपको बैंक के बारे में भी पता चल गया कि बैंक में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो भाई बैंक भी स्टेट हो जाएगा। ठीक, मतलब यही है ना, हम पहले स्टेट की डिफिनेशन तो दे रहे कि भैया आप बैंक में जाते हैं, बैंक आपके साथ कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बैंक में जो बैठा हुआ ऑफिसर है, मैनेजर है, आप उसके पास लोन लेने गए, ठीक है, या मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने, तो इकोनॉमिकल चीज हो जाती है, आप मान लीजिए बैंक में अकाउंट खुलाने गए, ठीक है, तो वहां पे जो स्टेट है वो आपके साथ अकाउंट खोलेगा नहीं खोलेगा आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन को देख के डिसाइड करेगी। लेकिन बैंक ये नहीं कह सकता कि भैया ये जो है ये SC ST है, या ये ओबीसी है, या ये जनरल है, या ये मुस्लिम है, हम इसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो कैसे पता चलेगा कि कौन डिस्क्रिमिनेशन करने करने जा रहा है, कौन डिस्क्रिमिनेशन करने उसको रोकेगा? तो बैंक भी वहां पे जो है, यहां तक सबको समझ में आया आपका? ठीक है। जैसे आपका आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको भी हम लोग उसी में आते हैं, अदर अथॉरिटीज में कंसीडर करते हैं, आईसीएआर। ठीक, सीएसआईआर, सीएसआईआर, सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी के थ्रू आप, अगर आप साइंस साइड से, अगर आप बीएससी हैं, एमएससी हैं, उसके बाद आप नेट निकालते हैं, बीएमए वाले यूजीसी नेट देते हैं, सीएसआईआर वाले सीएसआईआर नेट देते हैं, तो वहां पे भी किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ओबीसी एससी एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये नहीं बोल देगा भाई सभी के सभी जो है 500 मार्क्स लेके आएंगे 600 में और सभी के सभी जो है नेट क्वालिफाई किए जाएंगे।
भाई काउंसिल फॉर ये जो CSIR नेट है, इसमें कोई बच्चा अगर ट्राइबल बैकग्राउंड से आता है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये भी स्टेट के नाम पे या अदर अथॉरिटीज के नाम पे CSIR भी कंसीडर होता है। उसी तरीके से आपका फॉर एग्जांपल IFC भी कंसीडर होता है। IFC का मतलब होता है इंडियन फूड कॉर्पोरेशन, ठीक है। सेल, सेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक महारत्ना कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे मैंने अभी आपको ONGC बताया था, ठीक है। तो या जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, कानपुर का आपका कैस्को हो गया, KDA हो गया, ONGC हो गया, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी IAAA। तो ये सब का सब जो है इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी IAA, इंटरनेशनल में बोल गया। या आप पोर्ट्स में जाते हैं तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एक मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी बना हुआ है। तो ये सबके सब स्टेट में कंसीडर होते हैं। क्या आपको स्टेट की डिफिनेशन एकदम क्लियर हो गई सभी बच्चों को? है ना? स्टेट क्या कह रहा है भाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लोकल अथॉरिटीज में KDA हो गया, किसको हो गया, नगर निगम हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गया, और इवन इनके ऑफिसर्स भी, इनकी हायर अथॉरिटीज भी स्टेट है। जैसे आप KDA में जाते हैं तो KDA के उपाध्यक्ष कौन है? एक IAS ऑफिसर होगा। एट दैट टाइम यू विल बी स्टेट, अगर आप IAS हैं वहां पे, ठीक है। स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, एडेड डिग्री कॉलेज, प्रिंसिपल सर स्टेट। मैं अगर क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं तो एट दैट टाइम मैं भी स्टेट हूं, ठीक है। मैं आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है स्टेट की डिफिनेशन में आती हैं। आई होप ये फिनोमिना आपको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब क्या है कि जो आपका आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 जो है उसको अगर हम लोग देखें तो इसके दो, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), और मेजर जो है 13(2), 1 और 2 है। बेसिकली जो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जो सुना है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू करता है, वो 3 तरीके के अनुच्छेदों से मिलकर बनता है, जिसमें आर्टिकल 13 भी आता है, आर्टिकल 13 प्लस आर्टिकल 368, ठीक। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 13, और 368 में गलत बोल गया, सॉरी, आर्टिकल 13, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? 13(1) ये कहता है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले मतलब 1950 के पहले, अभी मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूं, बहुत ही डिटेल में जाऊंगा आर्टिकल 13 पे, और ये तब जाऊंगा जब आपका आर्टिकल 32 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत जनरलाइज बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक चीज रहे। आर्टिकल 30, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि 1950, 26 जनवरी 1950 के पहले, जब ये पूरा लागू हुआ है, उसके पहले अगर कोई भी रूल बना है, कोई भी लॉ बना है, जैसे आपका 1935 का ही लॉ मान लीजिए, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि कोई भी रूल या कोई भी लॉ जो 1950 के पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा रूल, ऐसा लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना था, और उस रूल का या उस लॉ का, जैसे मान लीजिए लॉ है, उसमें मान लीजिए 2, 3, 4 आर्टिकल है। एक लॉ ये है L1, एक मान लीजिए L2 है, ठीक है, जिसमें 1, 2, 3, 4 ही है, ठीक, मतलब 4 आर्टिकल्स का है। एक मान लीजिए L3 है, फॉर एग्जाम्पल L3, इसमें भी 1, 2, 3, 4 आर्टिकल्स। तो ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में अगर हम बात करते हैं, अगर उसका कोई एक सेगमेंट
मान लीजिए उसका आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 ये दोनों जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जब संविधान लागू हो गया, ठीक है, गैर संवैधानिक चीज हो गई। सुप्रीम कोर्ट डिफिनेशन देता है ना किसी भी चीज की, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है या कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। अगर कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ ये भी आप मान लीजिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 22, 26 और आर्टिकल 32 और प्लस साथ में केशवानंदन भारती केस, ये सब मिला के जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई लॉ था, L1 था, L2 था और L3 था। L1 लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके दो सेक्शंस ऐसे हैं, आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2, दो सेक्शंस ऐसे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट अपोजिट। हालांकि ये रूल बहुत बाद में केशवानंदन भारती केस में स्टेब्लिश हुआ, लेकिन मान लीजिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ठीक, तो ऐसे में क्या इस पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लेना चाहिए? मान लीजिए कोई L2 है जिसका आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सभी के सभी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये तो पूरा का पूरा तरीके से वाइड हो जाएगा, इसको जो है गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू करेगा। जुडिशियल रिव्यू की पावर उसको आर्टिकल 13 से मिल रही है, आपने यहाँ भी आर्टिकल 13 को पढ़ते हुए समझा। फिर आप आर्टिकल 22, 26 पढ़ते हैं, हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है तो भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। केशवानंदन भारती केस क्या कह रहा है कि भाई कब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? अगर कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। क्या आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं? अभी मैं बहुत ही जनरलाइज वे में आपको ये आर्टिकल 13 बता रहा हूँ, 12 मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। और आज आपको जो नोट्स मिलेंगे आज या कल में, उसमें आर्टिकल 13 के नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मिलेंगे, बहुत समराइज वे में मिलेंगे। हम आर्टिकल 13 में बहुत डिटेल में जाएंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? वॉइस आ रही सभी को? तो आपको L2 तो समझ में आ गई भाई, इसके सभी के सभी सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वाइड हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, जीरो मान लिया जाएगा। L1 और L3 की अगर बात करते हैं तो ये कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 1 और 2, आर्टिकल नंबर 1 और 2 जो है ये सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल नंबर 3 और 4 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। और यहां पे भी आर्टिकल नंबर 1 और 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 3 और 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। तो फिर कहेंगे सर फर्क क्या है? फर्क जरा समझिए कि जब ये रूल बनाया जा रहा था बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो थे, किसने बनाए थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, याद आ रहा है आपको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। तो मान लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया जिसका बाद में 1950 के बाद जब संविधान बनता है तो पता चलता है कि आर्टिकल 1 और 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगी। सेक्शन 3 और 4 ऐसे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, और साथ ही साथ सेक्शन 3 और 4 मतलब आर्टिकल सेक्शन 3 और 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। साथ ही साथ सेक्शन 1 और 2 को हटा देने से जिस उद्देश्य से या जिस मोटिव से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया था वो मोटिव भी नहीं चेंज हो रहा है। मतलब उसके एक पार्ट को नलीफाई करने से, वॉइड करने से, खत्म कर देने से उसका मोटिव चेंज नहीं हो रहा है। वो जिस मोटिव से पारित किया गया था उसी मोटिव से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊं कि मान लीजिए बोला जाए फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट मान लीजिए 1891 में आया, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और फैक्ट्री एक्ट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये प्रोविजन किया जाए कि किसी की भी फैक्ट्री जो कि 200 स्क्वायर फीट की बनी होगी, ठीक है, उसके ऊपर 200 स्क्वायर फीट से ऊपर की बनी होगी, उसको जो है कब्जा नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट कब्जा नहीं कर सकती। ये उसका फंडामेंटल मतलब ये उसका एक तरीके से फैक्ट्री उसकी खुद की पर्सनल लीगल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा रूल लाया गया, फॉर एग्जांपल 1891 में फैक्ट्री एक्ट लाया गया, उसमें बोला गया कि 200 स्क्वायर फीट से ऊपर की अगर आपकी प्रॉपर्टी तो फिर वो आपकी लीगल, 200 स्क्वायर फीट से ऊपर की जो प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट छीन सकती है। 200 स्क्वायर फीट से ऊपर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, लेकिन 200 और 200 के नीचे है, ठीक है,
तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करेगी, ये उसकी खुद की लीगल प्रॉपर्टी रहेगी। यहां तक क्लियर आपको? और फिर आपने क्या देखा कि फ्यूचर में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, और फिर इसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं रहता है। ये कैसे नहीं रहता है, क्या इसकी कहानी हम लोग आगे देखेंगे जाके, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में, ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया गया, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यही होगा कि आपका, मान लीजिए ये जो लॉ था L1 जो था वो यही था, फैक्ट्री एक्ट 1891, इसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सेक्शन 3 और 4 के बने रहने से इनका मेन मोटिव भी चेंज नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जो है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट भी नहीं बचा है। ऐसे में आर्टिकल सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के थ्रू ये जो लीगल प्रॉपर्टी है ये वैलिड मानी जाएगी। मतलब जो कानून, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको संविधान लागू होते ही पूरी तरीके से जीरो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर उनका कोई एक सेगमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है तो हम उसको जीरो कर देंगे, उस सेगमेंट को जीरो कर देंगे। अगर वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है तो हम उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर देंगे। हाँ, अगर उसका एक सेगमेंट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लग रहा है और साथ ही साथ जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जिसको पारित किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उसके मोटिव को भी चेंज नहीं कर रहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, तो वो वैलिड रहेगा। अब दूसरा ये है कि मान लीजिए इसके मोटिव, ये जो आर्टिकल 3 और 4 है, मान लीजिए आपने जो L3 लॉ देखा है उसमें आर्टिकल 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हमने इसको तो जीरो कर दिया। लेकिन जो सेक्शन 3 और 4 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट जीरो नहीं कर रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो ये बिल पारित किया था उसका मोटिव चेंज हो जा रहा है। मतलब आर्टिकल 1 और 2 को हटाने से जिस मोटिव से उसने इसको लागू किया था वो चेंज हो जा रहा है। मतलब मेन मोटिव देखिए, समझिए क्या है। L1 में क्या हो रहा है, L1 में 1 और 2 को हटाने से मोटिव चेंज नहीं हो रहा है, और L3 में 1 और 2 को हटाने से मोटिव चेंज हो जा रहा है। तो फिर जब मोटिव ही चेंज रहा है तो 3 और 4 का भी कोई मतलब नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी इसको जीरो मानेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, सीधी सीधी सी बात है, वो इतना कह रहा है। आर्टिकल 13 आपसे कह रहा है, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं, इंग्लिश में भी बता देता हूं। आर्टिकल 13 हिंदी में कह रहा है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां, बेरट की लैंग्वेज है, भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक, उस मात्रा तक, ये मेन वर्ड, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे, उस मात्रा तक शून्य मतलब जीरो हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी, जब तक कि वो जिसके कारण वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा हो। मतलब बहुत ज्यादा हिंदी मुझे बोलनी नहीं आती है, बहुत बेकार गई हो गई मेरी हिंदी। वो कह रहा है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले आर्टिकल 350 1950 आर्टिकल 13 कह रहा है, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 कह रहा है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले अगर कोई भी लॉ बना है तो उसका कोई भी सेगमेंट या वो पूरा लॉ उस मात्रा तक जीरो सिद्ध किया जाएगा जिस मात्रा तक वो जो है संविधान को गैर, संविधान के अकॉर्डिंग गैर संवैधानिक। तब यही चीज है कि आपका जो आर्टिकल 1 और 2 उस मात्रा तक जीरो किया जाएगा जिस मात्रा तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 3 और 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रखना है तो इसको जीरो नहीं किया। इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 declares that all the laws in force in India immediately before the commencement of the constitution shall be void to the extent, यहाँ पे to the extent वर्ड यूज किया, to the extent। कल से कोशिश करूंगा प्रेजेंटेशन में चीजें डाल दूं। to the extent they are inconsistent with the provisions of part 3। जिस सीमा तक वो पार्ट 3 के अगेंस्ट जा रहे हैं उस सीमा तक उनको जीरो माना जाएगा, जिस सीमा तक वो पार्ट 3 के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं उनको माना जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया?
है ना। साथ ही साथ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, हम लोग अभी सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 की चर्चा करेंगे, 3 और 4 को हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आफ्टर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उज्जवल क्लास में है, वो कह रहा है कुछ चीजें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी बात कर लेते हैं। संविधान बनने के बाद, जब संविधान बन जाता है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, ये सेंट्रल लिस्ट पे और ये स्टेट लिस्ट पे कोई भी लॉ बनाती है, जैसे मान लीजिए सीएए, या जैसे मान लीजिए आपका न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, या मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल एक और भी होता है बड़ा अच्छा सा था, फॉरेस्ट ड्यूलर्स एक्ट, जो वन में विचरण करते हैं, 2006 में आए थे आदिवासियों के लिए, ठीक ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये चीज। वो कह रहा है कि कोई भी एक्ट जो है संविधान बनने के बाद, अगर किसी, वही चीज जो पहले वाले में बोली गई थी वही चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 बोल रहा है कि कोई भी लॉ संविधान बनने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, अगर वो पूरा का पूरा लॉ, होल लॉ 1 2 3 4 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका एक पार्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मान लीजिए ये वाला है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब जैसे देखिए, बात करते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 में बनी। इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 377, ठीक है, सेक्शन 377 जो है वो अननेचुरल सेक्स की बात करता है, अननेचुरल सेक्स की बात करता है, ठीक है। अब क्या अननेचुरल है, क्या नेचुरल है, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या करी। वो बोलते हैं कि क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है, कैसे डिसाइड करें। देखिए, आपका जो सेक्स होता है ये फिजिकल ऑर्गन है जो सीधे सीधे बताता है कि ये भाई बॉय है और ये गर्ल है। लेकिन जो जेंडर होता है, जैसे हम लोग मेल बोलते हैं और फीमेल बोलते हैं, ठीक है, तो जेंडर जो होता है वो मेल की या बॉय की इकोनॉमिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। सिमिलरली फीमेल जो है इकोनॉमिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। अभी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कुछ दिनों पहले सीएसडीएम यूनिवर्सिटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले, उनका मैंने एक वेबिनार ज्वाइन किया था, बड़ा वेबिनार बोल रहा हूँ, सेमिनार ज्वाइन किया, तो वहां मुझे ये सब चीजें क्लियर हुई, सेक्स और जेंडर में ये फर्क, यहाँ पे इकोनॉमिकल और सोशल पोजीशन को डिफाइन करता है मेल, और फीमेल जो है इकोनॉमिकल सोशल पोजीशन को डिफाइन करता है जेंडर। मतलब सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को डिफाइन करता है, राइट। आर्टिकल 3 सेक्शन 377 जो आईपीसी का है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अननेचुरल सेक्स नहीं होना चाहिए। अब ये अननेचुरल सेक्स कैसे है ना, कि मान लीजिए कि एलजीबीटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये प्रोहिबिटेड था, अननेचुरल सेक्स यहाँ पे प्रोहिबिटेड था आर्टिकल 377 के थ्रू। अब क्या चीज अननेचुरल है क्या नेचुरल कैसे डिसाइड करें। मान लीजिए एक लड़का है, उसको दूसरे लड़के को देख के वो फीलिंग्स आती हैं जो किसी लड़की को देख के नहीं आती, और एक लड़की है उसे किसी लड़की को देख के वो फीलिंग्स आती हैं जो किसी लड़के को देख के नहीं आती। तो ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप हो सकता है आप उसको पागल बोल दें, या आपका खुद की पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन अगर किसी को किसी एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी को देख के अट्रैक्शन हो रहा है, भले ही उनका जो है सेक्स सेम है, तो आप उसको अननेचुरल नहीं बोल सकते, नेचुरल है। तो ये प्रोहिबिटेड था। तो ऐसे में क्या होता था, जो लेस्बियन है, गे हैं या ट्रांसजेंडर है, किन्नर जिसे बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए दो किन्नर आपस में सेक्स करते हुए कहीं किसी ने उनका वीडियो बना लिया और पुलिस थाने में जाके दे दिया, दोनों को उठा के जेल में डाल दिया। तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी एलजीबीटी समुदाय ने, और सेक्शन 377 को बोला गया कि भैया
भारत का संविधान साफ साफ बोलता है कि स्टेट जो कि 12 में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल नंबर 14 के थ्रू जो है, जहां पे इक्वालिटी की बात कर रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। क्या ट्रांसजेंडर, क्या मोहित अवस्थी और क्या कोई इंडिया का प्रेसिडेंट, ये सबके सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है वॉयलेशन कर रहा है क्या आर्टिकल 377 का ये प्रोविजन। तो सेक्शन 377 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 377 पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उसने बोला, उन्होंने उसको जाके एक्सप्लेन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया देखिए ऐसा है, क्या नेचुरल है क्या अननेचुरल है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बायोलॉजिकल चीजें हैं और फीलिंग और इमोशनल चीजें हैं। इसको किसके साथ सेक्स करना है, ये फीलिंग्स और इमोशन का भी मैटर है, बायोलॉजिकल मैटर नहीं है सिर्फ ये। तो हम इसको नेचुरल और अननेचुरल डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दो वयस्क अगर 18+ के लोग अपनी म्यूचुअल कंसेंट से सेक्स करते हैं तो कोई भी उसके ऊपर रोक नहीं लगाएगा। स्टेट के थ्रू पुलिस भी आती है, पुलिस को भी ये राइट नहीं है इसके ऊपर रोक लगाए। तो आपने क्या देखा कि आईपीसी का ये सेक्शन का एक सेगमेंट या इसकी डिफिनीशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। आपको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में ये चीज समझ में आई। आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है, जुडिशियल रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ आईपीसी का, तभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो रही है ना। अब वो ये चीज बोल रहा है कि भैया संविधान बनने के बाद भी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सीए को लेके अगर देखें तो सीए में क्या बोला जा रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो बोला जा रहा है, जो रूल आया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जुडिशियल रिव्यू इसको नहीं किया, तो इसके ऊपर हमको बोलने का कोई राइट भी नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार की जो माइनॉरिटीज हैं इनको इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी। इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया, कहीं भी ये नहीं लिखा कि इनकी सिटीजनशिप या इंडियन माइनॉरिटीज की सिटीजनशिप छीनी जाएगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, लेकिन एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो है, इसमें क्या होता है कि कुछ माइनॉरिटीज जो इंडिया में है, बाई चांस जिनके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, बाई चांस जिनके पास कोई ऐसा पेपर नहीं तो ये प्रूव करे, जो 1971 में जो भारत पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ जिसमें बांग्लादेश बना, उसके पहले के भारत के निवासी उनके एंसेस्टर हैं, ना कि 1971 के बाद वो आके रुके हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, ओपिनियन है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ओपिनियन सही है गलत, इसकी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा, लेकिन हाँ जिस ओपिनियन के साथ ये रखा गया है कि अगर मान लीजिए भारत का कोई ऐसा माइनॉरिटी सिटीजन है जिसके पास बाई चांस की बात इस तरीके के रिकॉर्ड्स नहीं है जिससे ये प्रूव हो सके कि वो 1971 के पहले से उसके एंसेस्टर्स यहाँ पे रह रहे थे और वो भी उनका ही सक्सेसर है, तो उसको सिटीजनशिप से वंचित कर जाए। भाई एनआरसी, आप अगर एनआरसी नेशनल रजिस्टर में आप रजिस्टर नहीं तो फिर आप सिटीजन नहीं रहेंगे, ऐसा एक एक्सप्लेनेशन है ना। अभी एनआरसी को लेके बहुत क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा रूल जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा हो, जैसे आप इसको छोड़िए, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज है, अगर आप इसको समझे, क्योंकि जब जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आधार कार्ड को देख लीजिए, आधार पहले मैंडेटरी किया गया था, बैंक में अगर आपको केवाईसी करानी है आधार मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक, अब आप जाते हैं बैंक में, अगर आप अकाउंट खुलाते हैं तो जरूरी नहीं आपको आधार कार्ड हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, तो भी आपका अकाउंट खुल देगा। क्यों? राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। निजता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 21 में आता है, निजता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 21 में आता है। और आधार एक्ट में क्या होता है कि आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती, इससे आपकी निजता छीन ली जाएगी। तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात क्या होती है कि जब हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, या हम किसी को सब्सिडी देते हैं, तो सब्सिडी देने में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप की बात है, जब मैं एमएससी में था या जब मैं 12th में सॉरी जब मैं हाई स्कूल में हुआ करता था, तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली 1000 रुपीज की, ज्यादा नहीं 1000 रुपीज चेक मिला था ये। हालांकि मुझे बड़ा ईमानदार ऑफिसर ने चेक दिया और मैंने जाके उसको बैंक अकाउंट में लगा दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो अफसर बैठा हो या यहाँ पे जो बाबू बैठा हो मुझसे कमीशन मांगे 50 रुपए का, नहीं। तो क्या है कि आधार जो है वो डीबीटी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक है, आप मैंडेटरी नहीं है, आप अगर डीबीटी का फायदा उठाना चाहते हैं, आप अगर स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना पड़ेगा।
तब क्या करेगी सरकार, ऊपर से अगर 10,000 भेजती तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट 10,000। सुप्रीम कोर्ट ने को बोला कि डीबीटी के लिए इंपॉर्टेंट भी तो है ये आधार का जुड़ना, लिंक होना। सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने मुद्दा उठाया, तो गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये कि अगर कोई व्यक्ति अपना आधार कार्ड की डिटेल शेयर नहीं करना चाहता है तो इसका पर्सनल राइट है, आप किसी के ऊपर मैंडेटरी रूल नहीं बना सकते। हाँ, डीबीटी के लिए अगर आप पॉलिसी में मैंडेटरी रूल बना रहे हैं और व्यक्ति अगर चाहे तो डीबीटी के लिए शेयर करे, चाहे तो ना शेयर करे, ये उसकी पर्सनल कॉल है। यहां तक जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है। अगर आप देखिए आजकल आधार कार्ड को मोबाइल से भी लिंक कर दिया गया है, मोबाइल नंबर से आपका यूपीआई बन रहा है, और आप देखते होंगे कि आपने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर किसी को दिया, आपने सुना होगा, और मोबाइल नंबर पता चल जाने से बैंक अकाउंट हैक हो गया। तो अब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगी, मसला वहां तक पहुंचेगा। तो आर्टिकल नंबर 13 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि भाई संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसा रूल आता है जिसका कोई ऐसी प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या फंडामेंटल राइट के वायलेट कर रहा हो, बेसिक स्ट्रक्चर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो, जैसे देखिए एनआरसी फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आई एम वेरी क्लियर फॉर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप मेरी बात को कोट मत करिएगा कहीं भी, मैं आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी ऐसा रूल जो है उसका कोई एक पार्ट या वो पूरा रूल संविधान के अगेंस्ट जाता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है तो उसको भी वॉइड कर दिया जाए। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? सभी बच्चों को यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो आपका थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 3 वो ये बताता है कि भाई ये जो साफ साफ यहाँ पे लॉ वर्ड यूज हुआ है ना, आर्टिकल नंबर 13 1 में, 13 2 में, आपने वर्ड सुना अभी मेरे मुंह से, हिंदी वाले में भी इंग्लिश वाले में भी सुना कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले से उन सभी विधियों को उस मात्रा तक शून्य किया जाएगा जिस मात्रा तक वो संविधान के अगेंस्ट जा रही है। उन सभी विधियों को, विधि, अब बात आ गई विधि या लॉ, विधि या लॉ, उन सभी लॉ को अप टू सच एक्सटेंट वर्ड यूज हुआ है। अब बात आती है लॉ क्या है, तो भैया आर्टिकल नंबर 13(3) में लॉ को डिफाइन किया है कि भाई लॉ क्या होते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट जुड़ा हुआ चीजें नहीं, लेकिन हाँ ये लॉ क्या होते हैं, तो इसे बता दिया गया कि भाई कोई एक्ट है तो पार्लियामेंट ने पास किया है, कुछ कस्टम्स भी हैं, किसी रिलीजन को लेके कोई कस्टम्स हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की कुछ रूल्स हैं, जैसे मान लीजिए नगर निगम ने बोला कि हमें जो है स्वच्छ भारत अभियान में रैंक 1 लानी, इंदौर को पीछे करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप जल निगम, नगर निगम के अंडर में आता है जल निगम, या मान लीजिए हाउस टैक्स नगर निगम के अंडर में आता है, हाउस टैक्स में हम 0.2% का सेस लगा देते हैं, उपकर, मतलब आप जितना भी दे रहे हैं हाउस टैक्स उसका 0.2% आप सेस लगा देते हैं। इससे जो इनकम होगी उससे हम कानपुर में जो है रोडों में जो आपने देखा होगा डस्ट होती है और वहां पे एक मशीन आगे से चल रही होती है, वाटर वेपर छोड़ रही होती है, देखा है आपने, ट्रक चल रहा होता है, देखा है आप लोगों ने चीजें, या नालियां हैं, नालियों की सफाई कराने के लिए, कुल मिला के हम जो है स्वच्छ भारत के लिए जो हम जो रैंकिंग करने जा रहे हैं उसके लिए हम 0.2% सेस लेंगे। तो क्या होगा कि जो लोकल अथॉरिटी से कोई बिल बनाएगी ना, कोई रूल बनाएगी ना, जिसके कारण आप 2% देने के लिए मजबूर होंगे, 0.2% देने के लिए मजबूर होंगे, तो ये सब भी लॉ में आता है। अच्छा क्या लॉ में नहीं आता? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला क्या लॉ में नहीं आता, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर में जो लॉ की डिफिनेशन दी गई है उस डिफिनेशन में लॉ क्या नहीं आता? पर्सनल लॉ, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम्स का हो, और चाहे वो क्रिश्चियन या अदर कम्युनिटीज का हो। कैसे? जैसे देखिए अगर आप मुस्लिम लॉ को अगर आप देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत अच्छी चीज है कि दो सिटीजन्स हैं जो 18 प्लस के हैं, उनकी शादी अगर हो रही है तो उनकी म्यूचुअल कंसेंट ली जाती है, कबूल है कबूल है कबूल है, दोनों तरफ के लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट ली जा रही है, फंडामेंटल राइट के थ्रू भी, देखो कितना ठीक दिख रहा है। प्रैक्टिकली जो भी आप उसको बारे में सोचते हो या जैसा भी आप लोगों ने इसका ओपिनियन देखा हो, आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये जो कबूल वाली बात है, आपने किसी हिंदू में देखा कबूल किया जाता है? अच्छा कबूल नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं में क्या होता है, लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, दोनों फैमिली, अरेंज मैरिज वाले दोनों फैमिली वाले मिलवाते हैं, फिर वो आपस में बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती शादी की जाती।
और ऐसा भी नहीं है कि कबूलियत के नाम पे यहाँ पे जबरदस्ती शादी नहीं होती है। तो दोनों चीजें हैं। तब हो क्या रहा है कि अगर हम इसको यूनिवर्सल लॉ मान लेंगे तो फिर हिंदू को भी कबूल कबूल करेंगे। अगर मान लीजिए हिंदू को यूनिवर्सल लॉ मान लेंगे तो फिर वो मुस्लिम्स के लिए जो है एक पहले मीटिंग होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को देख लें। तो ये वाले जो कस्टम्स जो पर्सनल लॉज हैं उनको यहाँ पे इन लॉ में कंसीडर नहीं किया जाएगा आर्टिकल नंबर 13(3) के थ्रू लॉज में, क्योंकि 13(3) के जो लॉज बता रहे हैं वो 13(1) और 13(2) के लॉज बता रहे हैं संविधान लागू होने के पहले के नियम और संविधान लागू होने के बाद के नियम जो कि संवैधानिक है या नहीं है। ठीक है, ये कस्टम्स के थ्रू बना हुआ है, डेवलप हुआ है, और इसके लिए एक बेसिक सोर्स जो रिलीजियस टेक्स्ट भी है, इसलिए जो है इनको हमने यहाँ पे लॉ में, इस वाले लॉ में कंसीडर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, साथ ही साथ और क्या कंसीडर नहीं किया, फ्लैग कोड। फ्लैग कोड, आप कोई भी मतलब भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तो आप यूज करते हैं। नवीन जिंदल ने पीआईएल डाली थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, कि भैया भारत के सभी नागरिकों को जो है झंडा यूज करने का राइट होना चाहिए। आज जो आप हाथ में झंडा लेके चलते हैं, अपने बाइक में झंडा लगा लेते हैं, अपने कार में झंडा लगा लेते हैं, घर में झंडा फहरा लेते हैं, ये नवीन जिंदल की देन है, पीआईएल डाली थी तब आपको राइट मिला। तो नवीन जिंदल ने जब पीआईएल डाली तो ये हुआ कि भाई फ्लैग को यूज करना राइट सबको होना चाहिए, भारत के सभी नागरिकों को होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सिटीजन ऑफ इंडियन ने बहुत बड़ा जो है स्ट्रगल किया, नेशनल मूवमेंट किया, सबको मिलना चाहिए। तो फिर एक मतलब एक फ्लैग कोड बनाया गया जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप फ्लैग को कब यूज कर सकते हैं, आप फ्लैग को शाम के बाद नहीं यूज कर सकते हैं, आपका फ्लैग जो है शाम के बाद जो है झंडे पे नहीं रहना चाहिए, 15 अगस्त के दिन ही होना चाहिए। ठीक है, और आप उसको कमर के नीचे नहीं यूज कर सकते, ये रूल्स। तो इसको भी यहाँ पे आर्टिकल 13(3) के लॉस में कंसीडर नहीं किया जाता, इसके एक्सेप्शनल केसेस है पर्सनल लॉज और फ्लैग कोड। ये चीज क्लियर होगी आपको? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? एनर्जी डाउन दिख रही है, जोश नहीं है? जिका, यशिका, आदिति, जोश कहाँ है भाई? ठीक है, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 जो है वो 368 के साथ मिला के पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभी हम लोग जो है आर्टिकल 13 को बहुत ही जनरलाइज वे में समझते हुए निकले हैं, इसको लेके बहुत टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आर्टिकल 13 के ऊपर भी अभी बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा ही सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के ऊपर तो मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा कर ली, सेक्शन 3, सेक्शन 4 में ही इनको थोड़ी सी चर्चा करनी है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े हुए नोट्स मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। ठीक है, और इसके नोट्स भी कल दोपहर तक शेयर कर दूंगा। कल संडे है ना? कल संडे है ना? ओ भाई, संडे कल है कि परसों है?